नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन के कुछ बेहद निजी, कुछ झकझोर देने वाले पलों में ले जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये वो अनुभव हैं जिन्होंने न सिर्फ उन्हें गढ़ा बल्कि मैं कहूंगी भारत के भविष्य को भी एक नई दिशा दी। सही बात है। और हमारे पास जो सामग्री है वो उनके अपने लेख वेटिंग फॉर अ वीजा, उसी से प्रेरित दृश्यों का एक तरह से आईना है। हाँ, और ये उस दौर के गहरे जातिगत भेदभाव और मानवीय गरिमा की जो तलाश थी उसको दिखाता है। हाँ। और इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक बहुत ही मार्मिक विचार है, मानवता का वीजा पाने की प्रतीक्षा। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है बल्कि एक कड़वी सच्चाई का बयान है ना? बिल्कुल, जैसे किसी देश में जाने के लिए वीजा चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, वैसे अपने ही देश में कुछ लोगों को मतलब इंसान कहलाने के लिए, बुनियादी सम्मान पाने के लिए एक तरह से एक अदृश्य वीजा का इंतजार करना पड़ रहा था। सही कहा। स्रोत में एक लाइन है जो सीधे दिल पे लगती है कि जिस तरह किसी देश का वीजा केवल स्वीकृत नागरिक को मिलता है, वैसे ही इस धरती पर कुछ लोग अब भी इंसानियत का वीजा पाने की प्रतीक्षा में हैं। ये विचार ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है। और इसकी शुरुआत, जैसा आपने कहा, एक बहुत गहरे प्रतीक से होती है। हाँ। कल्पना करें, एक रेलवे ट्रैक पर एक छोटा बच्चा अकेला चला जा रहा है, शायद स्कूल से लौट रहा होगा। फ्रेम का एक हिस्सा रोशनी में है, शायद उम्मीद, और दूसरा अंधेरे में, जो समाज की सच्चाई होगी। हाँ, वो समाज का अंधेरा। और तभी हवा में एक कागज उड़ता आता है जिस पर लिखा है वेटिंग फॉर अ वीजा। ये दृश्य तो जैसे पूरी कहानी का सार पहले ही कह देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कलात्मक शुरुआत नहीं है, ये उस समय की जो असलियत थी उसका सटीक चित्रण है। सही। ये जीवन के उस द्वंद्व को दिखाता है जिसमें अंबेडकर जैसे अनगिनत लोग जी रहे थे। एक तरफ आगे बढ़ने की चाह, शिक्षा की रोशनी, और दूसरी तरफ वो समाज का गहरा अंधेरा जो हर कदम पर रास्ता रोक रहा था। बिल्कुल। और यहीं से उन व्यक्तिगत अनुभवों का सिलसिला शुरू होता है जो इस इंतजार के मायने समझाते हैं। और पहला अनुभव वो हमें सीधे 1901 में ले जाता है, गोरेगांव की ट्रेन यात्रा। हाँ। भीमराव तब सिर्फ 10 साल के थे, अपने भाई बहनों के साथ सफर कर रहे हैं, और बच्चे हैं, जाहिर है प्यास लगती है। बिल्कुल। लेकिन स्टेशन मास्टर वो पानी देने से साफ इनकार कर देता है। वजह उनकी जाति। सोचिए जरा, पानी जैसी चीज के लिए मनाही। हाँ, और ये सिर्फ पानी से इनकार नहीं था, स्रोत इसे बहुत गहराई से पकड़ता है। कहता है, प्यास से सूखे होंठों के साथ छोटा भीमराव समझ गया, ये प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, ये बराबरी की प्यास थी। 10 साल के बच्चे के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा, ये समझना कि सिर्फ तुम्हारे जन्म के कारण तुम्हें पानी जैसी बुनियादी चीज भी नहीं मिल सकती। ये एहसास इंसान के आत्मसम्मान पर कितनी गहरी चोट करता है। बिल्कुल। ये घटना सिर्फ शारीरिक प्यास बुझाने की नहीं थी, ये असल में उस व्यवस्था की क्रूरता का, कह सकते हैं, पहला पार्ट था जो उन्हें इंसान होने के दर्जे से भी वंचित कर रही थी। हाँ, उन्हें बता रहा था कि इस समाज की नजर में उनकी कीमत क्या है। सही। और ये एहसास स्कूल में भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, अगला दृश्य स्कूल के दिनों का है। क्लासरूम में जहाँ बाकी सब बच्चे साथ बैठते हैं, छोटे भीमराव को एक कोने में अपनी लाई हुई टाट की बोरी पर अकेले बैठना पड़ता था। कोई उनके पास नहीं आता, कोई छूता नहीं, और पानी का घड़ा भी अलग रखा है जिसे वो छू नहीं सकते थे। और पानी पीने का नियम तो और भी अजीब था। क्या नियम था? नियम ये था कि स्कूल का चपरासी, जो ऊंची जाति का था, वही ऊपर से पानी डालकर उन्हें पिलाएगा। अच्छा। और अगर किसी दिन चपरासी छुट्टी पर है तो भीमराव को प्यासा ही रहना पड़ता था। स्रोत में साफ लिखा है, कोई चपरासी नहीं तो कोई पानी नहीं। क्या बात है! मतलब ज्ञान के मंदिर में जहाँ समानता सिखाई जानी चाहिए, अर्थी जो लगातार खड़ी की जा रही थी। सही है। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपमान और हर छोटी चीज के लिए इंतजार, यही उनका स्कूली यथार्थ था। बिल्कुल। ये व्यवस्थागत रूप से व्यक्ति को उसकी निर्भरता और उसकी शक्तिहीनता का हर पल एहसास कराने का तरीका था। ये वाकई दिल दुखाने वाला है। लेकिन क्या शिक्षा हासिल करने के बाद, बैरिस्टर बनने के बाद ये सब बदला? बड़ौदा की एक घटना तो कुछ और ही कहती है। हाँ, वो घटना तो, अंबेडकर अब एक पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं, पश्चिमी वेशभूषा में हैं, बड़ौदा में नौकरी करने आए हैं, और वे एक पारसी सराय में रुकते हैं। पारसी सराय? हिंदुओं की नहीं? हाँ, शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही सराय के लोगों को उनकी असली जाति का पता चलता है, माहौल एकदम बदल जाता है। रात में गुस्से में लोग जमा हो जाते हैं और उन्हें सराय छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। पढ़े लिखे बैरिस्टर को? हाँ, ये घटना इस बात का सबूत है कि छुआछूत का जहर कितना गहरा फैला हुआ था। ये सिर्फ हिंदू धर्म की सीमाओं में बंधा नहीं था। मतलब उनकी डिग्रियां, उनका पद, उनका पहनावा कुछ काम नहीं आया? कुछ भी नहीं। कुछ भी उस सामाजिक पहचान को नहीं ढक सका जो जन्म से उन पर थोप दी गई थी। स्रोत में जो कहा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो हिंदू के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है। अपने ही देश में एक बाहरी, एक अजनबी होने जैसा अनुभव। बिल्कुल। शिक्षा ने ज्ञान दिया, लेकिन समाज उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इस घटना ने जरूर उन्हें अंदर तक हिला दिया होगा। एक और वाकया है चालीसगांव का। हाँ, चालीसगांव वाला। उन्हें कहीं जाना है और वे तांगे वालों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी तांगे वाला उन्हें ले जाने को तैयार नहीं।
सब बहाने बनाते हैं या साफ मना कर देते हैं। वजह वही, वे अछूत थे। कल्पना कीजिए उस बेबसी की। आपके पास पैसे हैं, जरूरत है, लेकिन परिवहन का साधन तक आपको अपनी जाति की वजह से नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, वो महत्वपूर्ण है। जब सारे तांगे वाले इनकार कर देते हैं, तब उसी समुदाय के लोग जिन्हें समाज अछूत कहता था, वे खुद आगे आते हैं। अच्छा। हाँ, वे अपना तांगा जोड़ते हैं और फैसला करते हैं कि वे खुद अंबेडकर को ले जाएंगे। और स्रोत बताता है कि इसे करते हुए उनमें एक अजीब सा गर्व था। वाह। तब अछूतों ने खुद लगाम थामी और इतिहास बदल दिया। ये सिर्फ एक सवारी की कहानी नहीं रह जाती। ये तो आत्मनिर्भरता और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। बिल्कुल, ये उस पल की कहानी है जब बहिष्कृत समुदाय ने अपनी नियति की लगाम खुद थामने का फैसला किया। जब समाज ने रास्ता बंद किया तो उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया और उसमें उन्हें अपनी गरिमा का एहसास हुआ। ये वाकई प्रेरित करने वाला पहलू है। लेकिन समाज की कठोरता का एक और सिरा में दौलताबाद किले की घटना में दिखता है। हाँ, वो डॉक्टर वाली घटना। वहाँ एक महिला शायद महार समुदाय से थी, बहुत बीमार थी। उनके परिवार वाले पास के एक ब्राह्मण डॉक्टर को बुलाने जाते हैं। डॉक्टर आता है, लेकिन घर की देहरी पर ही रुक जाता है। वो घर के अंदर जाने से इनकार कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घर एक अछूत का था। अरे! वो बाहर से ही नब्ज देखने या दवा देने की बात करता है, लेकिन उस बीमार महिला के पास जाने को तैयार नहीं। ये दिखाता है कि जातिगत पूर्वाग्रह किस हद तक अमानवीय हो सकते थे। एक डॉक्टर का पहला धर्म तो मरीज की जान बचाना होता है। हाँ, लेकिन यहाँ सामाजिक नियम उस मानवीय और पेशेवर कर्तव्य पर भी भारी पड़ गया। स्रोत की वो पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। बीमारी से बड़ी थी छुआछूत की बीमारी। सही कहा। ये सामाजिक कोड इतना मजबूत था कि वो जीवन और मृत्यु के प्रश्न से भी ऊपर था। बिल्कुल, और ऐसा नहीं था कि ये सब सिर्फ गांव देहात में या कम पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा था। हाँ, शिक्षा भी इस सामाजिक बीमारी का इलाज नहीं बन पा रही थी। एक और कहानी है जो शायद सबसे ज्यादा विचलित करती है, वो क्लर्क वाली। हाँ, एक युवा जो भंगी समुदाय से था, पढ़ लिखकर क्लर्क की सरकारी नौकरी पाता है। सोचिए, उस युवा के मन में कितने सपने होंगे। शिक्षा के जरिए उसने एक मुकाम हासिल किया था। हाँ, बड़े उत्साह से अपनी नौकरी ज्वाइन करने गांव जाता है, लेकिन जैसे ही गांव के सवर्ण हिंदुओं को उसकी जाति का पता चलता है, सब कुछ बदल जाता है। उसे अपमानित किया जाता है और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि लोग उसे पत्थरों से मारने दौड़ते हैं। ओह! उसे अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर भागना पड़ता है। उसकी नौकरी, उसके सपने सब पीछे छूट जाते हैं। स्रोत इस पर टिप्पणी करता है, पढ़ाई ने उसे ऊंचा बनाया, पर समाज ने उसे गिरा दिया। ये उदाहरण दिखाता है कि व्यक्तिगत योग्यता और सरकारी पद भी जन्म आधारित पहचान के सामने कितने बेबस थे। हाँ, और ये समाज के उस हिस्से के गहरे डर और असुरक्षा को भी दिखाता है जो बदलाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। पढ़े लिखे होने पर भी सराय से निकाला जाना, सवारी न मिलना, इलाज से इनकार और फिर शिक्षित होने पर भी हिंसा का शिकार होना। इन सब ने डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और उनके लेखन को एक जबरदस्त आकार दिया होगा, जाहिर है। हाँ, एक दृश्य है जिसमें वह रात के अंधेरे में एक लालटेन की धीमी रोशनी में कुछ लिख रहे हैं और दीवार पर धुंधली सी छायाएं दिख रही हैं, मानो उनके वही 6 अनुभव हों जिनकी हमने बात की। और वे अपने इस लेख को शीर्षक देते हैं वेटिंग फॉर अ वीजा। ये लेखन सिर्फ अपनी आपबीती लिखना नहीं था, ये उन करोड़ों बेआवाज लोगों की आवाज बनना था जिन्हें सदियों से चुप कराया गया था। सही। ये उन अनगिनत अपमानों, दर्द और संघर्षों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से कहता है, ये सिर्फ आत्मकथा नहीं थी, ये अछूतों की आवाज थी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को एक सार्वभौमिक संघर्ष के प्रतीक में बदल दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ शिकायत नहीं थी, ये विश्लेषण था, प्रतिरोध था। इसे हम कह सकते हैं कि ये क्रांति की स्याही थी जिससे भविष्य का नक्शा लिखा जाना था। हर अनुभव एक तर्क बन रहा था, समानता और न्याय की मांग को और पुख्ता कर रहा था। हाँ, और इसी स्याही से, इन्हीं अनुभवों की भट्टी में तपकर वो दस्तावेज तैयार हुआ जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। बिल्कुल, हमारी चर्चा का स्वाभाविक समापन बिंदु आता है उस क्षण पर जब हम डॉक्टर अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा संविधान सभा में प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। हाँ, वो ऐतिहासिक क्षण। दृश्य में उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और संकल्प की रोशनी है और पीछे दीवार पर उनके जीवन के वो सारे कड़वे अनुभव, वो छायाएं जैसे धीरे धीरे उस रोशनी में समाहित हो रही हैं। ये एक अद्भुत और विरोधाभासी क्षण है ना? हाँ। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पग पग पर असमानता और अन्याय झेला, उसी व्यक्ति के हाथों में एक नए राष्ट्र के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित विधान रचने की जिम्मेदारी आई। यह उनके व्यक्तिगत सफर की पराकाष्ठा थी और साथ ही भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ भी। बिल्कुल। स्रोत इस क्षण के महत्व को रेखांकित करता है। जिसने भेदभाव देखा, उसने समानता का संविधान लिखा। क्या बात है। उनके निजी दुख ने उन्हें वो गहरी समझ और वो नैतिक बल दिया जिससे वे करोड़ों लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का कानूनी आधार तैयार कर सकीं। उन्होंने अपने जख्मों को देश के मरहम में बदल दिया। तो ये पूरी कहानी भेदभाव और अपमान के गहरे अंधेरों से शुरू होकर संवैधानिक समानता की एक उम्मीद भरी सुबह तक पहुंचती है। हाँ। आखिरी दृश्य भी उतना ही प्रतीकात्मक है।
हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक सुनहरे प्रकाशमान द्वार से गुजर रहे हैं और उनके पीछे पीछे दलित पुरुषों, महिलाओं, बच्चों की एक पूरी कतार है जो अब उस अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर बढ़ रही हैं। अंधकार सचमुच भोर में बदलता दिख रहा है। हाँ, और स्रोत इस पर टिप्पणी करता है, आखिरकार इंसानियत ने अपना वीजा मंजूर कर लिया। ये संविधान का लागू होना सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं थी, ये उस प्रतीकात्मक मानवता के वीजा को हासिल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक कदम था। बिल्कुल, ये उन सभी अनुभवों, उन सभी संघर्षों का एक तरह से सम्मान था। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मानवीय गरिमा कोई खैरात नहीं है। उसे हासिल करने के लिए कितना लंबा और कठिन संघर्ष करना पड़ा है। हाँ, और ये संघर्ष सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का नहीं था, ये उन लाखों लोगों का था जिनकी आवाज उन तक पहुंची और जिन्हें उन्होंने अपनी आवाज दी। और शायद यहीं पर हमारे लिए सोचने का एक बिंदु है। ये कहानियां, ये अनुभव जिन्हें लगभग एक सदी बीत चुकी है, इन्हें आज भी याद रखना क्यों जरूरी है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या व्यक्तिगत अनुभवों का इस तरह से दस्तावेजीकरण, जिसे स्रोत क्रांति की स्याही कहता है, क्या ये वाकई सामाजिक बदलाव लाने में मदद करता है? और क्या वो प्रतीकात्मक इंसानियत का वीजा आज समाज में हर किसी के लिए पूरी तरह से मान्य हो गया है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा।